राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक के जो हमारी टीमें थी उनको सम्मान करने का तो बहुत ही कामयाब रहा। जो आपने देखा पूरे जिले के और झालावाड़ तक के लोग आए थे, तो लोगों में बहुत क्रेज है खिलाड़ियों के प्रति। और सरकार की मंशा ये है कि ओलंपिक होते हैं तो हमारे कोई मेडल आते ही नहीं है। कॉमनवेल्थ में एशिया में जितने आने की भी नहीं आते हैं। तो एक प्रयास किया गया है पूरे प्रदेश के अंदर हम लोग टैलेंट हंट करें या प्रतिभाओं की खोज हो तो कम से कम उनको बाद में कोच दें, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए उनके लिए। और ऐसी स्थिति कर रहे हैं उनमें से खिलाड़ी निकले आ गए। तो मुझे उम्मीद है कि एक नया जो प्रयोग शुरू हुआ बहुत कामयाब होगा। अभी तक तो कामयाब बहुत हुआ है, प्रदेशवासियों ने सब सहयोग किया और अब हर साल होंगे मैच। तो उससे क्या है, स्वतः भी प्रतिभा निकलेगी और राजस्थान का नाम भी खेलों में पीछे नहीं रहेगा देश के अंदर, ये सोच के। और कल मैंने बताया आपको कि उनके अवार्ड, आउट ऑफ टर्न नौकरी, ये सब कुछ मतलब हमने उनको सुविधा दी है। उनका प्राइज बढ़ा, जो इनाम देते हैं उनको 3 करोड़ गोल्ड, 2 करोड़ सिल्वर, 1 करोड़ ब्रॉन्ज। तो तमाम तरह के फैसले हुए, वो खिलाड़ियों में उत्साह का संचार हुआ है, ये मैं कह सकता हूँ। तो एक तो ये मुख्य बात थी। और बाकी जो है सरकार जो फैसले कर रही है इस बार एक के बाद एक, वो आप सबके जहन में है। और मैं दावा कर सकता हूँ कि देश के कई राज्यों में ऐसे फैसले नहीं हुए हैं। क्योंकि मैं देखता हूँ कि गुजरात में मैं काम कर रहा हूँ, अभी देख रहा हूँ वहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ। वहाँ की हालत बड़ी गंभीर है। जो मोदी जी के वक्त में गुजरात मॉडल था, वो मॉडल कुछ नहीं था वहाँ पर, खाली हवा ही थी वहाँ पर। और उनका काम चल गया, उनका काम चल गया। तो अब स्थिति जो बन रही है, अब उनकी पोल खोल रही है। और तो और सड़कें तो खराब हो गई वहाँ पर। जो पहले ज़माने में हमारी तुलना में सड़कें बहुत शानदार थी गुजरात की, वो उल्टा हो गया। राजस्थान की सड़कें शानदार, वहाँ की स्थिति बहुत ही विकट है। नौकरियाँ टेम्परेरी टाइप देते हैं, वहाँ अजीब सिस्टम है। 5 साल तक फिक्स पे रखते हैं, टेम्परेरी नौकरी होती है, नौकरियाँ कम बहुत कम है। तो बड़ा आक्रोश है। ओपीएस लागू नहीं कर रहे हैं, ओपीएस लागू नहीं कर रहे हैं। और कुछ सुविधाएं जो हमने क्या किया यहाँ पे, ओपीएस के साथ में आरजीएसएस लागू किया। हर व्यक्ति नहीं समझ सकता। जो सीजीएसएस की स्कीम भारत सरकार की है केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, हमने वो स्कीम लागू की है यहाँ के लिए, पेंशनर्स के लिए। अब उनको डायरी वायरी भरना लिमिटेड नहीं, 10-20 हज़ार की दवाई नहीं है। वो पूरा इलाज अपना परिवार का हिंदुस्तान में कहीं कर सकता है। मतलब आरजीएसएस लागू होने के बाद में उसको बहुत बड़ी सुविधा मिल गई कर्मचारी को। तो कहने का मतलब है कि यहाँ हमारे ऐतिहासिक फैसले हो रहे हैं। ओपीएस ऐतिहासिक, और इतना झूठ बोलते हैं लोग। मध्य प्रदेश कल सरकार बोली है, पहले हिमाचल वाला बोला। इतने घबराए हुए लोग हैं, इनको झूठ बोलने में शर्म नहीं आती है कि ये ओपीएस लागू हुई नहीं है, खाली घोषणा हुई है। हमारे यहाँ तो उसका लाभ मैंने लग गया। राजस्थान के अंदर तो 100 कर्मचारी ऐसे हैं जो कि बाद में भर्ती हुए थे या उनकी एज ज़्यादा होगी, उसके कारण रिटायर भी हो गए वो लोग, और उनको लाभ मिल भी गया है। हमारे यहाँ जो पैदा करता बंद हो गया है। तो कहने वाले इतनी झूठ बोलने की इनकी तो लिमिट है। ये माहौल बनाते हैं, हमें बार बार खंडन करना पड़ता है। बीजेपी राज्य झूठ बोलने लग गए, इसलिए अपने वहाँ पर कर्मचारियों का आक्रोश थमे कैसे। बहुत भयंकर कर्मचारियों, पूरे देश के कर्मचारियों में बहुत भयंकर गुस्सा है इस बात को लेके, केंद्र के प्रति भी, राज्यों के प्रति भी, जहाँ नहीं हो रहा है। अभी पंजाब ने किया है, छत्तीसगढ़ ने किया है, और इनको करना ही पड़ेगा सब। हमने वादा किया गुजरात के लिए कि गुजरात में सरकार हमारी बनेगी तो हम ओपीएस लागू करेंगे। ये मानवीय दृष्टिकोण है। 35 साल के थे जिंदगी के, जो बूढ़ा आदमी होते देखे पता नहीं मुझे पेंशन कितनी मिलेगी। और शेयर मार्केट लिंक कर दिया पेंशन को। अरे शेयर मार्केट तो आप जानते हो क्या होता है, अप एंड डाउन चलता रहता है।
ये तमाम बातें जो मैं समझता हूँ कि इनको आने वाले वक्त में खुद को एहसास हो जाएगा कि बहुत भारी ब्लंडर कर रहे लोग। प्रधानमंत्री जी मैंने मांग करी है चिरंजीवी योजना के लिए, अभी मानगढ़ के अंदर वहाँ मैंने कहा आप इसको एग्जाम में करवाओ। सोशल सिक्योरिटी है, राइट टू हेल्थ है, ये सबको मतलब कम से कम एक जिंदगी में 5 लाख 25 लाख के बिल बनते हैं, आप जानते हो प्राइवेट में। किडनी ट्रांसप्लांट करानी हो या किसी का हार्ट ट्रांसप्लांट करना हो या किसी का लीवर ट्रांसप्लांट करना हो तो वो कल्पना नहीं कर सकता। अच्छे परिवार के लोग जो आते हैं मरीज के साथ में, मालूम पड़ता है इनका लीवर ट्रांसप्लांट होना है और 25 लाख खर्च हो, तो आधे लोग चले जाते हैं, रिश्तेदार भी, क्योंकि पैसा कहाँ से लावे। अब हमने कर दिया कि 10 लाख के बीमा के अलावा भी अगर हार्ट ट्रांसप्लांट है या किडनी ट्रांसप्लांट है या लीवर ट्रांसप्लांट है, अगर किसी परिवार में आफत आ गई वो पैसा भी सरकार देगी। अब इससे ज़्यादा क्या हो सकता है? हिंदुस्तान में, दुनिया के किसी मुल्क में नहीं होगा ये। ओबामा केयर एक शुरू हुई थी स्कीम एक बार अमेरिका के अंदर, वही मैंने चुनाव बाद में वो विड्रॉ करना पड़ा उनको। तो हमारी तो केंद्र सरकार को उल्टा हौसला अफजाई करनी चाहिए कि राजस्थान सरकार ने एक नया कदम उठाया है और उसको मैं एग्जामिन करके उसको लागू करना चाहिए देश के अंदर। तो कहने मुझे ऐसी कई योजनाएं हैं हमारी जो पूरे देश में लागू होने लायक है। तो मैं कहना चाहूँगा हमारा ध्येय है सोशल सिक्योरिटी। 1 करोड़ लोगों को पेंशन दे रहे हैं राजस्थान के अंदर। पेंशन भारत सरकार को चाहिए, आपके 25-30 साल पहले नॉर्म्स हैं पेंशन देने के, 200 रुपये 300 रुपये कोई हो सकते, 200-300 रुपये क्या हो सकता है। तो उनको चाहिए कि CSS स्कीम की तरह ही, हालांकि CSS में इन्होंने पहले 90-10 80-20 60-40 था रेशियो, वो बराबर कर दिया केंद्र के साथ, केंद्र के राज्यों के साथ में। वही उससे बहुत बड़ा नुकसान हो गया राज्यों को। अब मैं कह रहा हूँ कि वो तो कर दिया, वो कर दिया आपने, आप मानने वाले नहीं हो हमारी बात, पहले वाले लाने वाले नहीं हो, हम जानते हैं आपको। पर कम से कम आप जो ये पेंशन दे रही राज्य सरकार दे रही है पूरे देश के अंदर, उसमें आप CSS की तरह करो, आधा मेरा केंद्र दे आधा मेरा राज्य दे। आज पेंशन 1,500 मिलती है लोगों को, जिनको 750 मिलती है, डबल से अधिक हो जाएगा। अरे क्या होता है अब 750 रुपये 1,000 रुपये से? ये तो सम्मान है बूढ़े लोगों का और विधवाओं का, और भाई चलो गवर्नमेंट इनका थोड़ा ध्यान रख रही, थोड़ा बहुत काम चलता उनका, परिवार में मान सम्मान बढ़ता उनका। भाई चलो कम से कम दादा दादी है तो पोता पोती आगे भी फिरते रहते हैं कि भाई दादा दादी को खुश रखेंगे तो 5-10 रुपये में इनाम के मिलेंगे। बहू में भी जो है, बहू से बाबा पैरा मांगना नहीं पड़ता है बूढ़े लोगों को। उनकी बहन समाज में क्या कहता है, आप हड़ोती के अंदर कोई बेटी आती है ससुराल से, बेटी के बेटे बेटी आते हैं तो दादा नाना नानी चाहते भाई मैं कुछ पैसा दूँ मेरी बेटी को या नाती को, पहले होते नहीं क्या दे, तो बहू से मांगते, बहू के बार मुँह चढ़ा लेती है। बात छोटी सी है परंतु ये मायने रखती है कि दादा दादी के पास पैसा है तो 100 का नोट पकड़ा देगी अपनी बेटी को, 10-20 रुपये दे देगी नाती को। तो ये छोटी बातें हैं, इसका एक कॉन्फिडेंस बढ़ गया, 1 करोड़ हम पेंशन दे रहे हैं। ऐसी कई स्कीम हमारी है। बिजली के बिल हमने 1,000 रुपये किसान को देने लग गए, 8 लाख किसानों के बिल 0 आ रहे हैं। अब 50 यूनिट हमने ख़त्म कर दिया, निःशुल्क कर दिया, और 300 यूनिट तक दाम कम कर दिए, रेट कम कर दी। 45 लाख ऐसे उपभोक्ता है राजस्थान में जिनके 0 बिल आने लग गया। ये सब सोशल सिक्योरिटी है। महंगाई बहुत भयंकर है, इसलिए सोशल सिक्योरिटी का ज़माना आ गया है। केंद्र को चाहिए, पूरे देशवासियों को, दुनिया के मुल्कों में है, कोई भी परिवार वहाँ पर तकलीफ में नहीं है। जैसी जैसी हैसियत है उनको वीकली पैसा मिलता, जिससे कि ज़िंदगी गुजर आराम से कर सके। पैसा वही लेगा वीकली जिनको वास्तव में तकलीफ है जिंदा रहने की, परिवार चलाने, वो तो लेगा। पैसे वाले थोड़ी आके वहाँ एप्लीकेशन देंगे वहाँ पे। तो ये टाइम आ गया, 21st सेंचुरी में चल रहे हैं। ये राजीव गांधी के कारण ये मोबाइल और इंटरनेट की सेवाएँ आ गई, कंप्यूटर आ गए, तो आज आपको कुछ जानकारी मिलने लग गई। हम विज्ञापन क्यों देते हैं? आज पंजाब और कई राज्य सरकार, केजरीवाल जी,
यूपी भरमार विज्ञापन की पूरे हिंदुस्तान में जाती है। हमने भी 2-4 विज्ञापन 5 विज्ञापन दे दिए। हमारे में उन्हें फ़र्क है, वो तो खाली एक स्कीम का प्रचार करते हैं। हम वो देते विज्ञापन जिससे कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर लोग वहाँ पढ़े, अपनी सरकारों पर दबाव बनाए। ये डेमोक्रेसी का कायदा होता है। हमारे विज्ञापन पढ़ कर ये कहेगा वो, भाई आप क्यों नहीं ये चेंज योजना लाते हो हमारे यहाँ पर, आप क्यों नहीं ये स्टेट गवर्नमेंट ने जो स्कीम बनाई है, हमने सब स्कीमों की विज्ञापन दिया अभी 3 दिन पहले। उनसे दबाव पड़ेगा उन राज्य सरकारों पर, तो वहाँ के आम लोगों को फ़ायदा मिलेगा, इसलिए हम लोग प्रयोग कर रहे विज्ञापन देते हैं। तो मेरा मतलब कहना चाहता, अभी हमने बड़े बड़े फैसले के 3 लाख से अधिक नौकरी देना किसे कहते हैं। अब लाखों लोग नौकरी के लिए आते हैं, सबको दे नहीं सकते सरकार। 3 लाख देंगे तो जिनको नहीं मिलेगी वो कहेंगे पूरी नौकरी नहीं मिली। पर कम से कम आज एक स्टेट गवर्नमेंट ऐसी है देश के अंदर 1,30,000 नौकरी दे चुकी है। 1 लाख लगभग 25,000 नौकरी चल रही है, इंटरव्यू चल रहे हैं, एग्जाम चल रहे हैं, और 1 लाख मैंने घोषणा कर रखी। इतनी बड़ी तादाद में हम लोग नौकरियाँ दे रहे हैं। पेपर लीक हुए, 22 पेपर लीक हो गए गुजरात के अंदर। हमने पेपर लीक हुआ, जेल भेज दिया। किसी राज्य में शायद कोई जेल में नहीं गया होगा, खाली केस दर्ज होते हैं, जांचें होती है। आर्मी तक में पेपर लीक हो जाते हैं। हाई कोर्ट के जो एग्जाम होते हैं उसमें पेपर लीक हो जाते हैं। और आप देखते हो अभी भी हड़ताल हो रही थी वकीलों की। कहने का मतलब ये काम बहुत बड़ा ना, आजकल लोगों में इतना फ्रस्ट्रेशन है, नई पीढ़ी को नौकरी मिल नहीं रही है, महंगाई का ज़माना है। तो ये काम करने वाले कौन है? कोई बाहर थोड़ी आते लोग, हमारे लोग हैं जो गैंग बना लेते हैं। ये जो एंटी सोशल एलिमेंट कहलाते हैं आज के ज़माने के अंदर, क्या वो कोई घटना दुर्घटना करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं या लूट मार करते हैं, कौन लोग हैं ये? नए नए लड़के, यंग लड़के करने लग गए। तो ये हालात जो है उसको मैं समझता हूँ केंद्र को भी समझना चाहिए किस प्रकार से वो आगे आए। तो ये टोटली कहने को बहुत सारी बात। अभी चेरी योजना है, मैं आपको फिगर का रात को दिया था, पर लिखा होगा आपने, 25,36,000 लोगों को, 25 लाख लोगों को ये लाभ मिल गया इसको। और 2,963 करोड़ हमारे खर्च हुए अभी तक। ये बताइए इससे बड़ा क्या सबूत दे सकते हैं? और नाम भी मेरे पास में आपके जिले के कि किन किन को फ़ायदा मिला है इससे। तो ये स्थिति है। मैं समझता हूँ कि अभी हमने 1,10,000 जो कॉन्ट्रैक्ट पे हैं उनको हमने ले लिया है, कॉन्ट्रेक्चुअल जो हमने नियम बनाए उनके लिए अलग से। अब वो क्या आगे जब नौकरी निकलेगी पक्के हो जाएंगे वो, वरना वो क्या रोज़ तलवार लटक रही थी, फिर टेम्परेरी कभी निकाल देंगे टेम्परेरी। अब उनको आराम हो गया। और भविष्य में नौकरी कोई लगेगी मान लो, क्योंकि नौकरी लगने के प्रोसेस में 4.5 साल लग जाता है, कभी को हाई कोर्ट, कभी कुछ। तो कम से कम अब हमने सिस्टम बनाया है, अभी 10,000 इंग्लिश टीचर ले रहे हैं हम लोग। तो उसी स्कीम के अंतर्गत ले रहे हैं, जिससे कि पहले से SC, ST, OBC, EWS जो है उन सब का जो आरक्षण है वो पहले से तय हो जाएगा। तो जब नौकरी में आएंगे कॉन्ट्रैक्ट लेवल द्वारा, ये नई सर्विस द्वारा, तो बाद में जब ये पक्के होंगे तो इनको कोई तकलीफ ही नहीं आएगी। तो ये तमाम हमने बड़े बड़े फैसले, और उनमें अफवाह फैला रहे हैं वो पक्के होंगे, किसी के पे प्रोटेक्शन किया गया उनका। अगर किसी की तनख्वाह कम है उसके अंदर जो अभी नौकरी में है तो उसकी नौकरी तनख्वाह बढ़ जाएगी, और अगर कहीं ज़्यादा तनख्वाह तो वो कम नहीं होगी, और इन सबको OPS मिलेगी। किसान कर्जे माफ मैंने 21 लाख के किए थे सरकार। अभी तक ये ऐसे बेशर्म लोग हैं, अभी झूठ क्यों बोलते हैं ये कि कर्जा माफ ही नहीं हो रहा राजस्थान के अंदर, क्योंकि मीडिया भी दिल्ली का इनको साथ देता। आप देखते हो मीडिया दबाव में है, ED, इनकम टैक्स, CBI से इनका साथ देता है। अरे कोई मीडिया वाले तो कम से कम पता करेगा वास्तव में सरकार ने 21 लाख लोगों को दिया कि नहीं दिया, कर्जा माफ किया नहीं किया। हमारे पास लिस्ट है, ऑनलाइन है, पर फिर भी बार बार बोलेंगे, जनता भ्रमित होती है। वादा किया राहुल गांधी ने और नहीं दिया, कर्जा माफ नहीं किया, सबका कर्जा माफ किया, एक्सेप्ट जो नेशनलाइज बैंक है उनका हम कर नहीं पा रहे, तो वो मान नहीं रहे हैं। हमने कई पत्र लिखे प्रधानमंत्री जी को भी, भाई आप इनको समझाओ बैंकों को।
आधा पैसा जो किसान का आएगा सेटलमेंट में वो हम दे देंगे, आधा पैसा वो कम करे बैंक के। बड़े बड़े इंडस्ट्रीज के तो करोड़ों अरबों रुपये खत्म हो जाते हैं, उनके जो एनपी हो जाता है कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गया अभी, अगर उनके हो सकते हैं या उनके सेटलमेंट भी होते हैं उनके, तो सेटलमेंट किसान से नहीं हो सकता क्या? पार्लियामेंट में कह दिया कि किसानों का अगर हम कर्जे माफ कर दें इनकी आदत बिगड़ जाएगी, ये बाद में कभी रीपेमेंट नहीं करे। भाई 72,000 करोड़ रुपये मनमोहन सिंह ने माफ़ किए, तो ये तमाम बातें आपके सामने। कर्जा माफ़ करने वाला देखो, टाइम नहीं, मैं क्या बताऊँ आपको, 3 तो 5 शाहपुरा निवासी सुहाग, बामोरी कला निवासी भवानी शंकर, वो मेरी खुद निवासी हरिओम मीणा, उसका 1,48,000 माफ़ हुआ है। अंतरा निवासी मोहनलाल के 1,46,000 माफ़ हुआ। बहुत निवासी जसवंत सिंह के 1,46,000 माफ़ हुआ है। सबके माफ़ हुए, पर वो तो आप जानते हो इस प्रकार की बातें बोलते रहते हैं कि अभी रिपोर्ट बोली ERCP, उन्होंने पानी आता, बाढ़ आती, बार आपके यहाँ बाढ़ आना कम हो जाएगी, पानी जाता है बह करके धौलपुर से होते हुए जमुना में और समुद्र में जाता है। इतनी बड़ी योजना वसुंधरा के वक्त आई हुई है, हम बंद नहीं करें उसको, आगे बढ़ा रहे हैं। वो तो हमारी योजना को बंद कर देते सरकार बनती तो उनकी, हम कोई योजना उनकी बंद नहीं कर रहे, हम तो आगे बढ़ाते। भाई पब्लिक का इंटरेस्ट है, अब उसके अंदर भी है रोड कर रहे हमारे बहानाबाजी करें। 40,000 करोड़ की योजना है, 9,000 करोड़ में सैंक्शन भी कर दे भाई कि डिले क्यों हुए, राष्ट्रीय परियोजना घोषित हुए तब तक कम से कम काम करते जाएं, उसको लेके इनको इतना आ जाए। हो गया ये मतलब आपने जो मीटिंग करी है, कल की मीटिंग है, उससे पहले किसान निर्वाचन की जिस तरह से की है, उसको देख के क्या आपको लग रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी जैसा कोई फैक्टर राजस्थान में नजर नहीं आ रहा, और जो आप रिपीट करने की बात करें उससे ना तो है ना होगा। देखिए, सरकार विरोधी कोई लहर इस बार नहीं है। हम लोगों का सौभाग्य है कि हमारी पूरी टीम ने इतने अच्छे काम किए हैं, इतने अच्छे बजट आए हैं कि आप देखेंगे कि लंबे अरसे बाद में एंटी इनकम्बेंसी जो कहलाती है सरकार विरोधी भावना, वो हमारी योजनाओं के कारण से नहीं है। इस बार कुछ घटनाएं दुर्घटनाएं हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं, उसका मैं जिक्र नहीं करना आया था, पर उसका असर नहीं है क्योंकि लोगों को काम चाहिए। लोग चाहते हैं हमारे यहाँ सड़क बने, लोग चाहते हैं हमारे कॉलेज खोले, लोग चाहते हैं हमारे तहसील खोले, लोग चाहते हैं हमारे SDO ऑफिस खोले। लोगों को काम से मतलब है। तो काम के मामले में जो सोशल सिक्योरिटी की स्कीम्स हमारी है, चाहे वो मेडिकल की हो चाहे शिक्षा में अनुपति योजना है, हम बच्चे जो मिडिल क्लास के उनको पूरी कोचिंग हम करवा रहे हैं। जयपुर में तो कोचिंग हब बन गया, अलग से बिल्डिंग बन गई उसके लिए कि भाई ट्रैफिक जाम नहीं हो, ढंग से वहाँ पर लोग पढ़ाई कर सके अच्छे माहौल के अंदर, वो बन गया है। 200 बच्चों को हम विदेश भेज रहे हैं, चाहे 1 करोड़ फीस है उसकी, जब 50 लाख है। कभी कहीं देश में कहीं है क्या कि हमारे बच्चे जो गरीब अफोर्ड नहीं कर सकते वो वंचित क्यों रहे? पैसे वाले चले जाते हैं बाहर, अमेरिका में, इंग्लैंड में। हमने वो स्कीम लागू करी, बच्चे जाने लग गए हैं। तो स्कीम तो एक से एक बढ़कर कोई रिसर्च करने वाला चाहिए। पत्रकारों को मैं आह्वान करना चाहूँगा कि पत्रकार, लेखक, साहित्यकार जो जेलों में जा रहे हैं इनके राज के अंदर, क्योंकि असहमति इनको सहन नहीं होती है, आलोचना सहन नहीं होती है, ये धज्जियाँ उड़ा रहे संविधान की और आपके इसके लोकतंत्र की धज्जियाँ उड़ रही है। जेल भेज दो आप किसी को बिना सुनवाई के भी। तो ये कुछ हो रहा है देश के अंदर, इस माहौल में हम चल रहे हैं। तो गुजरात मॉडल भूल के राजस्थान मॉडल अपनाना चाहिए देश का। बिल्कुल, राजस्थान मॉडल वास्तव में अपनाने लायक है। और मैं नहीं कह रहा हूँ, आप देश में जो सरकार, मैं नहीं कहता हूँ वो अच्छे काम नहीं कर रही है, कई सरकारें अच्छे काम कर रही होगी, हम उस कैटेगरी में आते हैं। अच्छा काम किसी राज्य ने करे तो उस काम को हम क्यों नहीं करें, ये हमारी अप्रोच है। हमारी अप्रोच अहम घमंड वाली नहीं है कि वो कर दे करे मैं क्यों करूं, वो हमारी अप्रोच नहीं। हमारी अप्रोच है कि हम दूसरे कामों को, अच्छे कामों को भी अडोप्ट कर लें, ये हमारी अप्रोच है। सकारात्मक सोच इसको कहना चाहिए, नेगेटिव सोच नहीं। ये आपने जो कहा, इस बार मुझे लगता है अभी तक के माहौल में कि इस बार
सरकार विरोधी लहर नहीं लग रही मुझे पब्लिक में। हाँ, वो कहते रहते हैं आप में झगड़े क्यों करते हैं, ये झगड़े हर पॉलिटिकल पार्टी में होते हैं देश के अंदर, और इसको आप रोकने का प्रयास ही कर सकते हैं। हम चाहेंगे कि अगर पब्लिक के लिए हमने कुछ काम किया है, अगर किया है और पब्लिक मानती है कि हाँ हमारे लिए ऐसी स्कीम है जो पहले कभी नहीं आई, तो हम चाहेंगे पब्लिक वापस हमें रिपीट करे इस बार, जिससे कि हम अगली बार और अच्छा वित्तीय प्रबंधन के साथ में ऐसी स्कीम ला सकें जो कि लोग कल्पना नहीं करते थे। ओपीएस लेके आए, किसी ने मांग की थी क्या? कर्मचारी ने मांग भी नहीं करी, उनको उम्मीद नहीं थी कि ओपीएस भी कभी वापस आ सकता है क्या। एग्जाम दे रहा हूँ आपको, हमने किया क्योंकि मानव दृष्टिकोण इसके अंदर है। आज ये जैसे कि किसी ने मांग की क्या, फिजिकल काम उनके हैं, फिजिबल, उनको हम कोई नहीं रोकते हैं, चाहे वो कोई एमएलए कुछ भी हो। गुजरात चुनाव में क्या स्थिति है कांग्रेस की? गुजरात में हम जीत सकते हैं क्योंकि वहाँ एंटी इनकम मेरी बहुत भारी है। गुजरात में एंटी इनकम मेरी बहुत भारी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा भारी है। इसलिए मोदी जी बार बार आ रहे हैं, वहाँ पर हर वीक आते हैं। क्या जरूरत है प्रधानमंत्री आने की, उनका नाम बहुत बड़ा होता है। सर, जल कल्याण की इतनी सारी योजनाएं चला रखी है, पत्रकारों के लिए भी एक अधिसूचना के सरलीकरण का आपने वादा किया था सर, तो कुछ जिले के पत्रकारों को कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है अभी तक। अधिसूचना के लिए सर हमारे यहाँ जो फैसला पत्रकारों के लिए भी मैंने बगैर मांगे भी किया, पेंशन का भी किया है, मेडिकल का भी किया है। मेडिकल आप वो कवर भी होते होंगे उसके अंदर, चिरंजीवी योजना में कवर होते हैं। मुझे याद नहीं कि मैंने पत्रकारों ने बहुत फैसला किया है। जो भी दिया सर आपने दिया है, जो भी राजस्थान में आपने दिया है आपने ही दिया है, वो सरकार ने दिया है। लेकिन सर आप लोग सब चीजें अधिस्वीकृत पत्रकारों के लिए है। जो भी चीज स्कीम्स आप लागू करते हैं उनका फायदा मिलता है अधिस्वीकृत, लेकिन अधिस्वीकरण के लिए जो प्रक्रिया है वो बहुत ही ज्यादा जटिल है और वो हो नहीं पाती। तो ऐसे में जो अब उसमें क्या एक भी जिले का पत्रकार एक भी शामिल नहीं है सर, उसमें क्या उसमें क्या हुआ, पिछली बार हमने जब किया था 750 पत्रकारों को हमने प्लॉट देने की फैसला किया था। उसमें जो आप लोग कह रहे हो उसको लेके कोई न कोई कोर्ट में चले गए, हाई कोर्ट के अंदर, वो रुक गया। तो ये कुछ काम तो आप लोग भी इतने कमज़ोर हो, अभी आप कैमरा बंद करवा दीजिए, बड़ा मैं पता नहीं क्या बोलूँ पत्रकारों आप लोग पहले संगठन हुआ करते थे, संगठन हुआ करते थे, उसके माध्यम से प्लेटफॉर्म था बोलने का, मांग करने का, सुझाव देने का। वो सब प्लेटफॉर्म आपके ख़त्म हो चुके हैं आजकल। ये मोदी जी के राज में ये भी हो गया है। तो अब क्या हो रहा है, उसके कारण क्या है कि समय पे बात पहुँचती नहीं हम लोगों के पास। सर आपने कमेटी प्लॉट है, वहाँ पे प्लॉट मिल रहे हैं, जयपुर में लोग कह रहे हैं। सर राजस्थान में भी आप पार्टी आगे से 12 वालों का भी कुछ बदलाव है। बात तो सुनो पहले, एक सेकंड। पहले बार जो मैं 20 साल पहले मुख्यमंत्री था तब हमने सबको प्लॉट दिए थे, ठीक है। उसके बाद में स्कीम जारी रखी हमने, कई लोगों ने ले लिए प्लॉट। अब मैं उसके बाद में आगे नहीं बोलना चाहता मैं, ठीक है, तो ले लिए। अब आगे आज भी हम चाहते हैं पत्रकारों को आवास योजना में लाभ मिले। अब दिल्ली जयपुर वाले कह रहे हैं, अध्यक्ष जी कल ही बात कर रहे धारीवाली से, लगे हुए हम लोग, आप हमें लिख के ज्ञापन दे दीजिए क्या है, वो हम जरूर पूरा करने की कोशिश करेंगे। सर आपका तीसरा कार्यकाल है सीएम के, पहले के 2 कार्यकाल और इस कार्यकाल की कैसे तुलना करेंगे? देखिए, हर बार जो है चुनौती मेरे सामने आती गई। पहले चुनौती थी अकाल सूखे की, 22 साल पहले 4 अकाल बढ़ गए थे। हमने हिम्मत नहीं आ रही, हमने कहा कोई भूखा नहीं सोने दूंगा मैं। और हमने गेहूँ 32 लाख मेट्रिक टन अनाज मैंने बांटा उस वक्त में। और गेहूँ की बोनी रखने की जगह नहीं थी घरों के अंदर, किसानों की, मजदूर गाँव के अंदर। उसके कारण बहुत लाभ मिला उनको। कई लोगों की बेटियों की शादी हो गई उस गाँव से, काम के बदले अनाज योजना थी। फिर तो लंबी बातें मैं आपको क्या करूँगा अभी, इतने कह देता हूँ। हर बार जो हमने पिछली बार दवाई फ्री कर दी थी, टेस्ट फ्री कर दी थी, और कई स्कीम लेके आए थे सेकेंड टर्म के अंदर। सरकार चली गई अलग बात है, कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है। कभी मोदी जी का वो प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं,
वो हो गया, तो वो तो ये होता रहता है। नहीं, वो तो आप अपने वादे करे रहते हो। जैसे आपने राजस्थान में एनडीपी से अंत आए थे, आपने कहा था मैं राजस्थान छोड़ के कहीं नहीं जा रहा, आप कहीं गए भी नहीं और भगवान भेजे भी नहीं। पर मैं कह रहा हूँ कि अभी कितनी चुनौतियाँ आप पार्टी में अंदरूनी कितनी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं? चुनौती हमारे कोई नहीं है, चुनौती कोई नहीं है। राजनीति में जो थोड़ा बहुत तो देखिए हर आदमी का एम्बिशन होता है, हम क्यों बुरा माने। हर आदमी अपने एम्बिशन रखता है और रखना भी चाहिए। पार्टी को महत्वाकांक्षा होती है, महत्वाकांक्षा होती है, महत्वाकांक्षा रहनी भी चाहिए। थोड़ा बस उसकी अप्रोच जो है, अप्रोच का अलग अलग फ़र्क होता है। इसलिए मैं नहीं चाहता कि कोई बात में यहाँ पे कोई बात बोलूँ। खाली यही है कि हम सब मिलके इस बार अगला चुनाव जीतें, और ये पब्लिक इंटरेस्ट राजस्थान के लिए भी जरूरी है, देश के लिए भी जरूरी है। कांग्रेस देश में मजबूत पार्टी के रूप में रहे, राष्ट्रीय पार्टी एकमात्र है। आज भी बीजेपी राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, सरकार उनकी है कि राज्य में उनकी एंट्री नहीं है देश के अंदर। राजस्थान कांग्रेस ऐसी है, हर राज्य में आपको, हर गांव में, हर घर में आपको इसकी एंट्री मिलेगी। तो रात और दिन का फर्क दोनों पार्टियों के अंदर है। इसलिए हम चाहेंगे कांग्रेस मजबूत होने के लिए गुजरात के बाद में राजस्थान जीते हम, तो आगे हमें और आसान रहेगी जीतने के लिए। और इनको झटका लगेगा बीजेपी और एनडीए गवर्नमेंट को, तो इनका ध्यान जाएगा अर्थव्यवस्था पर, जो आज तहस नहस हो रही है। इनका ध्यान जाएगा अपना इसमें महंगाई पर जाएगा ध्यान, इनका ध्यान जाएगा बेरोजगारी पे जाएगा, तो भला देश का होगा। तो लोकतंत्र में फैसले जब सरकार के लिए करती है, पब्लिक करती है, उसका लाभ पूरे समाज को मिलता है। सर, आप पार्टी भी एक्टिव हो रही है, जिस तरह गुजरात में चुनाव लड़ रहे हैं, सर राजस्थान में भी चुनाव लड़ने वाले आप पार्टी, आम आदमी पार्टी की बात। उसकी हम चिंता क्यों करें? ये बात झूठे लोग हैं भी, ये तो झूठों बादशाह हैं। विज्ञापन दे रहे हैं आप लोगों को, पैकेज दे रहे हैं मीडिया को, पैकेज के इनके विज्ञापन आ रहे हैं भयंकर देश भर में। और मैं मुल्क को 1 नंबर 1 बनाऊंगा देश को। और भाई तुम पहले तो घर तो संभाल ले। वो पंजाब जो है वो तो अभी सरकार बने हुए 6 महीने नहीं हुए, हालत ख़राब हो रही पंजाब के अंदर। दिल्ली में झूठ बोल के काम चला रहा आदमी, तो थोड़ी बहुत स्कूल है, अस्पताल हर सरकारें करती है। हमने भी किया, इंग्लिश स्कूल खोल दिए जब हमारे शिक्षा मंत्री अध्यक्ष थी, तब शानदार चल रही वो। हाँ, अब इतनी शानदार चल रही है, प्रयोग हुआ है, लोगों में क्रेज है, गांव वालों ने एक्सेप्ट किया उस कंसेप्ट को, तो गांव में उत्साह है। अब कोई हमें कहेगा एक साथ बिल्डिंग सब बहुत शानदार बन जाए, कैसे बन सकती है? टाइम लगेगा। स्कीम सक्सेस हो रही है, उसमें लगता है। आप ऐसा और आप बना रहे हो, मैं देश को 1 नंबर 1 बनाना चाहता हूँ। और भाई तू है क्या जो बनाना चाहता है? अभी आप धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहते हो, बढ़ो, कोई बात नहीं। आपकी पार्टी को पता नहीं देश के अंदर, पर देशवासियों को गुमराह करने में आप बताइए केजरीवाल जी का मुकाबला है क्या? मैं भारत को नंबर 1 बनाना चाहता हूँ। भाई बनाना तुम बाद में, पर तेरा जहाँ तो बिछा ले कम से कम। कोई पार्टी का पता नहीं, इतना पता नहीं। और आप मीडिया के माध्यम से छाए रहते हो, और मीडिया ठोक रहा उनको, मतलब जो चाहता है छाप देता है, जो चाहता दिखा देता है। आगामी चुनाव सर, आगामी चुनाव किस मुद्दे पे लड़े जाएंगे? आगामी चुनाव किस बड़े मुद्दे पे लड़े जाएंगे राजस्थान के? हमारी परफॉर्मेंस पे, जो हमने परफॉर्म किया, सरकार जो स्कीम लेके आए हैं, जो सोशल सिक्योरिटी है, ये तमाम मुद्दे हमारे पॉजिटिव होंगे, सकारात्मक होंगे और गुड गवर्नेंस के होंगे। गुड गवर्नेंस पे इलेक्शन लड़ा जाएगा। और आप देखिए आज जो छापे पड़ रहे राजस्थान में एसीबी के, करप्शन तो देश भर में हर राज्यों में है, एक से बढ़ के एक है। कर्नाटक में कहते 40% क्या कोई नाम दिया हुआ है, 40% की सरकार, 40% सरकार। गुजरात में 40% 35% की सरकार कहलाती है। आज राजस्थान में इतने छापे डाले गए एसीबी द्वारा, हिंदुस्तान में कहीं नहीं डाले गए। तो अब क्या कहते हैं, अब कि राजस्थान करप्शन बहुत ज़्यादा है। और फिर छापे पड़े एक तो, और छापों की खबरें आई अखबारों के अंदर, तो उससे करप्शन ज़्यादा हो गया। ये कोई नहीं कहता भाई यहाँ करप्शन रोकने का प्रयास किया गया है, ये नहीं कहेंगे। अखबार वाले लिखेंगे, आर्टिकल लिखेंगे साहब की करप्शन बहुत ज़्यादा है। अरे करप्शन तो जहाँ है जाके देखो, वहाँ पर जहाँ है, तो वहाँ कोई एसीबी का काम ही नहीं है। एसीबी वाले कोई वहाँ पे एक्शन कर नहीं रहे, हमारे यहाँ कर रहे हैं, और उल्टा हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं।
आर्टिकल लिख देते हैं बाबा आप डोटासरा के साथ आए सर, तो राहुल जी के दौरे से कोई कंसर्न चाहिए? राहुल जी का दौरा है, आपके राहुल जी का दौरा जो चल रहा है, भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा की तैयारी देखिए शुरू कर दी है। आजकल में टीम जा रही है पूरे रूट के अंदर, जहाँ पर कंधे के पर्यवेक्षक भी आ रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये यात्रा जो है राजस्थान में बहुत शानदार तरीके से निकलेगी, जिससे कि जो केरल में और तमिलनाडु में, आंध्र में, कर्नाटक में, अब महाराष्ट्र में कुछ सही है 5 तारीख से, तो मैं उम्मीद करता हूँ राजस्थान में बहुत शानदार स्वागत भी एक होगा। बात और है, नरेंद्र मोदी जी आपकी तारीफ कर देते हैं तो उसको लेकर बहुत भ्रांतियां फैलाई जाती है। एक बार बताओ कि कोई उन्होंने तारीफ क्या की, उन्होंने कोई तथ्य रखे, उन्होंने कोई मेरी परफॉर्मेंस की बात तो नहीं करी। अगर तारीफ तो मैं तब मानता है जब वो मेरी बातें मान लेते, 3 बातें मान लेते हैं। नंबर 1, राष्ट्रीय परियोजना, राष्ट्रीय उसको स्मारक घोषित करते हैं, मांग करते हैं। नंबर 2, रेलवे का प्रोजेक्ट वहाँ पर है अटका हुआ, जो रतलाम से डूंगरपुर आया बांसवाड़ा, हमने 250 करोड़ रुपये दे दिए पहले, 50 मिनट का हमने का वादा किया था हमने, वो स्कीम उन्होंने बंद कर दी। तो जो बात जो मैंने उनको याद दिलाया, और तीसरा मेरा ये हेल्थ की स्कीम श्रीनिधि योजना, मैंने कहा प्रधानमंत्री इसको आप एग्जामिन करो और इसको लागू पूरे देश में करो। अगर तीनों योजनाओं को कहते कि भाई इन्होंने जो कहा है उसको मैं एग्जामिन करवाऊँगा, और भी कोई दम है, बहुत अनुभवी आदमी है, इसलिए इन्होंने कहा है कि आप इस योजना को पूरे देश में लागू करो, मुझे अच्छा लगा, अच्छा लगा। रेलवे का मैं जाते ही दिल्ली इसको मैं पता करता हूँ, फाइल मंगाता हूँ रेलवे से, क्यों रुकी है योजना, बहुत बड़ा ये काम था, रतलाम से डूंगरपुर जुड़ जाएगा तो एक नया सर्किट मिल जाएगा, वो क्यों नहीं जुड़ा, मैं करवाऊँगा। और राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की घोषणा करता हूँ, तब मानता मैं वो मेरी तारीफ कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हमारी जमात थी जब मुख्यमंत्रियों की, हम साथ थे, तब ये सब सीनियर थे, आज यहाँ बैठे हुए मुख्यमंत्री उनमें सब सीनियरी है, ये तथ्य बताया उन्होंने। इसके अलावा मैं तो वही आपने भी तो तारीफ करी, मैं तो वही माना नहीं इसको। नहीं, आपने भी तारीफ करी। डोटासरा जी प्रदेश अध्यक्ष हैं, 2 शब्द कुछ आप। दूसरा जो आप कह रहे हो, मैंने उनको आईना बताया कि आप जो बार बार घमंड कर रहे हो कि मैं दुनिया भर के अंदर बहुत प्रसिद्ध, क्या कहते हैं, पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर हूँ, आप जहाँ कहीं दुनिया में जा रहे हो तो आपका इसलिए सम्मान होता है कि आप गांधी के देश के हो, नंबर 1। नंबर 2, कांग्रेस ने, पंडित नेहरू का जमाना था, जेल में गए वो लोग, सरदार पटेल जेल में गए, मौलाना अबुल कलाम आजाद थे उस जमाने के अंदर, सब जेलों में गए, और अमेरिका साहब ने बनाया संविधान, गांधी जी के सानिध्य में बना, सब कुछ हुआ। तो मुझे बताइए, गांधी जी के सानिध्य में सब कुछ मुल्क आज़ाद होने के बाद में ये बात हुई, तो मुझे बताओ कि अगर मान लीजिए 70 साल तक हमारे यहाँ डेमोक्रेसी की जड़ मजबूत हुई है, पाकिस्तान में 2 टुकड़े हुए पाकिस्तान के, बार बार सैनिकों को शासन हो रखा, गोली चल गई प्राइम मिनिस्टर में, तो मैंने कहा कि हमारे मुल्क पे देखिए डेमोक्रेसी जड़ मजबूत हुई, वो मुल्क है, और गांधी का मुल्क, 2 बातें सम्मान होता है दुनिया के अंदर। तो ये तो उनको मैंने बताया कि देखिए आपका सम्मान क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड देश का ये है, हमारा मुल्क इतना महान है हिंदुस्तान, इसलिए सम्मान हो रहा है आपका, ये तो मैंने कहा, और क्या कहा। अब तोड़ फोड़ करो, कुछ भी करो।